डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। तो क्लास 10 फिजिक्स क्लास 10 की फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेसनों में कुछ न्यूमेरिकल भी आपको अवगत कराया था। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन संबंधी कुछ इवेंट, कुछ घटना बताई जाएगी। तो इसमें यह है बेटा, आप हेडिंग डालेंगे। हेडिंग आपकी है बेटा रियल डेप्थ apparent depth and normal shift, ये हमें पढ़ाना है बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आपके कुछ न्यूमेरिकल भी लगेंगे। हिंदी में लिख देना है बेटा, रियल डेप्थ। डेप्थ का मतलब गहराई। आपका हो गया बेटा वास्तविक गहराई। डेप्थ माने गहराई बेटा। एपारेंट डेप्थ, एपारेंट माने आभासी, आभासी गहराई। नॉर्मल का मतलब अभिलंब, वो अभिलंब। शिफ्ट का मतलब विस्थापन बेटा, विस्थापन। शिफ्ट का मतलब विस्थापन, अभिलंब विस्थापन। ये हमें आज आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हेडिंग के रूप में भी बताएंगे। ये आपकी हेडिंग है, आप लिख लिए होंगे। तो इस हेडिंग में थोड़ा सा आप लिखिएगा बेटा, यदि कोई वस्तु ऑब्जेक्ट का मतलब बेटा वस्तु। यदि कोई वस्तु सघन माध्यम जैसे पानी में स्थित हो और इस वस्तु को विरल माध्यम जैसे वायु से इस वस्तु को देखा जाए, तब यह वस्तु प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण यह वस्तु
हमें बर्तन की तली से, बर्तन की तली बॉटम से कुछ ऊपर दिखाई देती हुई प्रतीत होती है। आप इस हेडिंग में लिख लिए होंगे बेटा। आप घर पे देखिएगा, एक बर्तन में आप पानी ले लीजिए, जैसे बाल्टी है, बाल्टी या किसी भी बर्तन में आप पानी ले लीजिए, एक सिक्का, एक क्वाइन, एक सिक्का को, क्वाइन को बर्तन की तली में डाल दीजिए और बर्तन में पानी भरा होना चाहिए। तो बर्तन में पानी भरा और उस बर्तन में एक क्वाइन, एक सिक्का या कोई भी वस्तु आप उसके अंदर डाल दीजिए और ऊपर से देखिए, तो ऊपर से देखने पर वह वस्तु, वह सिक्का, वह ऑब्जेक्ट तली से, बॉटम से कुछ ऊपर दिखाई देता हुआ प्रतीत होगा। आप प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हैं। एक सिक्का ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी में पानी डाल दीजिए और सिक्के अर्थात क्वाइन को उस बाल्टी में डाल दीजिए और सिक्का बाल्टी के या बर्तन के तली पर रहेगा, लेकिन हम जब देखेंगे उसको ऊपर से तो वह सिक्का, वह क्वाइन रहेगा तली पर ही, बॉटम पर ही, लेकिन हमें एहसास होगा, महसूस होगा, प्रतीत होगा कि वह सिक्का तली पर नहीं है, कुछ ऊपर, तली से कुछ ऊपर है, लेकिन सिक्का तली पर ही रहेगा। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण वह सिक्का, वह क्वाइन तली से हमें कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। ये हमें आज बताना है बेटा। आप लिख लिए होंगे, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी सवाल अंकित लगेंगे, इससे कुछ फार्मूले मिलेंगे बेटा। आप देखिए, अच्छी तरह से देखिए, तभी समझ में आएगा। ये एक बर्तन है बेटा, आप एक बर्तन बना लीजिए, जैसे बाल्टी है, ये हमने बर्तन बना लिया बेटा और इसको हमने मिला दिया, ये बाल्टी का रूप बन गया। इसमें आप वाटर, पानी भर दो बेटा। इसमें आपने पानी भर दिया, इस बर्तन में, वेसल में आपने पानी भर दिया और इस बर्तन में बेटा एक क्वाइन, एक सिक्का या कोई भी वस्तु यहां पे गिरा दीजिए, तो ये तली पे आ जाएगा सिक्का, ये बॉटम पे आ जाएगा, निचली तली ये बॉटम पे आ जाएगा, तली पर आ जाएगा। और इसमें क्या है बेटा? पानी है, वाटर है। इधर बेटा आपका एयर है और हमको इस सिक्के को, इस क्वाइन को यहां से, एयर से देखना है। जब यहां से देखेंगे बेटा, यहां से चाहे यहां से, चाहे यहां से, चाहे ऊपर से हम देखेंगे, जब हम यहां से देखेंगे तो ये जो क्वाइन है, ये जो सिक्का है, रहेगा तली पर ही, बॉटम पर ही, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण, ये सिक्का हमें कुछ ऊपर दिखाई देता हुआ आभास होगा, प्रतीत होगा। तो अब कैसे क्या होगा? ये सिक्का
एक तरह का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वस्तु, वस्तु उसे कहते हैं बच्चों जहां से प्रकाश की किरण निकलती हो। यह हमने लिखवाया है। इस पर क्या करेंगे बेटा, एक ऐसे सीधे, और हमने बताया था बच्चों अगर प्रकाश की किरण सीधे जाएगी, लंबवत जाएगी, लंबवत जाएगी, प्रकाश की किरण सरफेस पर लंबवत जाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगी, तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कंडीशंस ऑफ नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमने आपको 2 कंडीशंस बताया था बच्चों। पहला कंडीशन यह था कि अगर प्रकाश की किरण, प्रकाश की रे, लाइट रे अगर हम सरफेस के परपेंडिकुलर लंबवत 90 डिग्री के कोण पे डालते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। दूसरा कंडीशन क्या था बेटा कि अगर सरफेस के बाउंड्री के दोनों तरफ का मीडियम माध्यम समान हो तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो सकता है। ये भी दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट था। तो इसमें क्या है बेटा, ये प्रकाश यहां से प्रकाश जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है। वस्तु उसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जहां से प्रकाश की रे निकल रही हो। तो प्रकाश की किरण अगर परपेंडिकुलर जाएगी, 90 डिग्री के कोण पे जाएगी सरफेस पे, ये सरफेस है बेटा, इस सरफेस पे 90 डिग्री के कोण पे जाएगी तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो सकता है। तो प्रकाश सीधे चला जाएगा, ये प्रकाश सीधे चला जाएगा, नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक, अब क्या करें, तो प्रकाश की किरण को हम ऐसे लेके जा रहे हैं बेटा, यहां से ऐसे प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है आपकी। देखिए यहां क्या होगा, ये प्रकाश की किरण हम ऐसे लेके जा रहे हैं बहादुरों बच्चों। अब देखिए ये किरण ऐसे जा रही है बेटा, ये परपेंडिकुलर नहीं जा रही है, 90 डिग्री के कोण पे नहीं जा रही है। ये तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे जा रही थी, 90 डिग्री के कोण पे। तो यहाँ पे नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन इसमें नहीं हो सकता है। और जब प्रकाश की किरण यहाँ ऐसे जाएगी, यहाँ देखिए रिफ्लेक्शन होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो यहाँ एक नॉर्मल खींचेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल खींचेंगे बेटा, एक अभिलंब खींचेंगे, ये अभिलंब हमने खींचा, और ये इंसिडेंट रे है बेटा, ये आपका इंसिडेंट रे है। ठीक, और ये देखिए वाटर, वाटर एक सघन माध्यम है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और एयर क्या है, आर्यम है, रेयर मीडियम है। वाटर और एयर में अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो वाटर जो है एयर के रिस्पेक्ट में, वायु के सापेक्ष सघन माध्यम है। तो यहाँ पे पानी जो है, वाटर जो है सघन माध्यम है, और एयर जो है विरल माध्यम है, रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। एक चीज और हमने बताया था बहादुरों शेरों कि जहां से प्रकाश की किरण, जहां से प्रकाश की, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण जाती है उसके अपवर्तनांक को यनवन माना जाता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है, प्रवेश करती है, वहां के अपवर्तनांक को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n2 माना जाता है बहादुरों। तो यहां पर बेटा प्रकाश की किरण कहां से जा रही है, ये वाटर से जा रही है, पानी से जा रही है, क्योंकि वस्तु पानी के अंदर है, और वस्तु उसे कहते हैं जहां से प्रकाश की किरण निकलती हो जा रही है। तो प्रकाश की किरण जो है वाटर से जा रही है, इसलिए बेटा इसको n1 माना।
अब किस में जा रही है बच्चों? एयर में जा रही है, तो यहां क्या मान लेना? N2 मान लेना। तो जिस माध्यम से प्रकाश की किरण जाती है उस माध्यम के अपवर्तनांक को N1 माना जाता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जो है, रे ऑफ लाइट जो है, प्रवेश करती है, जाती है, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N2 माना जाता है। अब क्या होगा? सघन और ये विरल, सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा? अभिलंब से दूर। ये नॉर्मल है बेटा, ये आपका क्या है? नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और इस माध्यम का अपवर्तनांक N2 है। तो प्रकाश की किरण आप ऐसे जाएगी, परपेंडिकुलर तो है नहीं बच्चों, तो यहाँ पे ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी, दूर चली जाएगी। क्यों? प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है, तो यहाँ दूर चली जाएगी बेटा, ये दूर चली गई, और जब दूर चली गई बेटा तो ये ऐसे चली गई, यहाँ तो कहीं मिलेगी नहीं, इंटरसेक्ट कहीं करेगी नहीं, तो इसको पीछे मिलाइएगा बेटा, पीछे आभासी। हमने मिरर में आपको बताया था आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज आपको हमने बताया था बेटा। तो ये रे जो है, किरण जो है, ऐसे चली जाएगी, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कहीं नहीं काट सकती है बेटा। और जब ये पीछे मिलाओगे तो एक आभास होगा, कल्पना होगा, इसको हम पीछे मिला दे बेटा, ये ऐसे हमने मिला दिया, इसको हमने पीछे यहाँ मिला दिया, तो जहां काटेगी बेटा वही प्रतिबिंब, लेकिन आभासी होगा। तो ये जो कॉइन है, ये जो सिक्का है आपका, अब ये सिक्का यहाँ पे प्रतीत होगा, ये सिक्का आपका यहाँ है नहीं वास्तव में, ये रियल में सिक्का यहाँ नहीं है, ये कॉइन यहाँ पे, ये जो कॉइन है, कॉइन तो यहाँ पर है, ये सिक्का आपका यहाँ पर है, यही वस्तु है बेटा, ये कॉइन या सिक्का यहाँ पर है, लेकिन सिक्का हमें प्रतीत कहाँ हो रहा है, कहाँ एहसास हो रहा है? इससे कुछ ऊपर एहसास हो रहा है। तो ये बेटा, ये आपका सिक्का यहाँ था, हमें आभास यहाँ था, तो कौन वास्तविक गहराई है बेटा? अब कौन आभासी गहराई है? किसको हम आभासी गहराई कहेंगे, एपरेंट डेप्थ कहेंगे, और किसको हम वास्तविक रियल एक्चुअल डेप्थ कहेंगे? ये बेटा सिक्का यहाँ पर है, तो यहाँ से गहराई नापेंगे, ये गहराई जो बेटा होगा, ये वास्तविक गहराई है। सिक्का यहाँ से है, आप यहाँ से देखेंगे तो ये वास्तविक गहराई है, और ये जो गहराई आएगी ये आभासी गहराई है, आभास हो रहा है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं बेटा, यहाँ एक नेत्र बना लीजिएगा, नेत्र, आंख, ये आंख है बेटा, इस आंख से आप क्या कर रहे हो? इस आंख से, ये आई है, इस आंख से आप क्या कर रहे हो? इस ऑब्जेक्ट को, ये आंख है, आई है, तो इस आंख से, इस आई से आप इस वस्तु को देख रहे हैं। तो ये जो सिक्का है या वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ये जो तली पर है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये सिक्का कुछ ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये जो गहराई का नाम दे रहे बेटा, ये ए बी और सी है। तो AC जो है बेटा, AC क्या है? A से C की जो गहराई है बेटा, वास्तविक गहराई है। क्या है? वास्तविक ये गहराई है बेटा। तो वास्तविक गहराई, रियल या एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ माने गहराई। और AB जो है बेटा, A से B जो है बेटा, ये आभासी गहराई है, आभासी गहराई है, एपरेंट डेप्थ कहेंगे बेटा, एपरेंट
एपरेंट डेप्थ, कौन सी गहराई? आभासी गहराई। और ध्यान देना बेटा, आभासी गहराई और वास्तविक गहराई को हम क्या लिखेंगे? एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ को हम DAC लिखेंगे बेटा, और एपरेंट डेप्थ को हम क्या लिखेंगे बेटा? D और AP लिखेंगे, DAP। D का मतलब गहराई, AP का मतलब एपरेंट। D का मतलब गहराई, AC का मतलब एक्चुअल, वास्तविक गहराई। और DAP, D का मतलब गहराई और AP का मतलब एपरेंट, आभासी गहराई। इसको आप नोट करें, लिख लिए होंगे बेटा, फिगर बना लिए होंगे। अब देखिए क्या है इसमें ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होगा? ये आंख बना लिए होंगे, हमारे पास जगह कम है यहाँ पे। अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं बेटा। ये आपका फिगर था, यहां आंख था, आप आंख बनाए रहेंगे वहां पे। कौन आई होगा, कौन आर होगा बच्चों? ध्यान दीजिए, ये रिफ्रैक्टेड रे है बेटा। क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ये कोण जो है, ये देखो बेटा, इंसिडेंट रे, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वह आई होता है। ये कोण बता सकते बेटा, ये आपका अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है। कौन सी किरण है बेटा? अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये कोण आपका बेटा आर हो जाएगा। आइए, तो ये कोण बता सकते हैं क्या होगा? ये कोण आर है, तो यह भी कोण आर होगा। किस कोण से? संगत कोण से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ये बेटा अगर आर है तो यह भी आर हो जाएगा। कैसे बच्चों? संगत कोण का नाम सुना है, करस्पॉन्डिंग एंगल का नाम सुना है। तो ये एंगल अगर आर है बच्चों, तो यह भी एंगल आर हो जाएगा। किस कोण से होगा? संगत कोण से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब आ जाइए, यह कोण कितने का होगा? ये तो आपको दिखाई दे रहा है। आपने एकांतर कोण का नाम सुना है, अल्टरनेटिंग एंगल का नाम सुना है। अगर ये कोण आई है बहादुरों, ये कोण आई है, तो ये कोण भी आई होगा। किस एंगल से? एकांतर कोण से, अल्टरनेटिंग एंगल से। तो ये कोण बच्चों आई है, तो यह भी कोण आई होगा। किस कोण से? एकांतर कोण से। ये कोण आई है, ये कोण आई है, तो यह भी कोण आपका आई होगा। इस कोण से बच्चों? एकांतर कोण से। ये कोण अगर आई है तो यह भी कोण आई होगा। इस कोण से होगा? एकांतर कोण से होगा। ये कोण आर है, ये कोण आर क्यों होगा? संगत कोण से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। यहां नाम दे रहे हैं बेटा पी। ये दूरी x मान रहे हैं, बीच की दूरी क्या मान रहे हैं? x। अब देखिए अब क्या होगा। अब तो ये सब समझ गए होंगे। अब फार्मूला डिराइव होगा। 5 मिनट और देख लीजिए इसमें। ये आपका बेटा N2 था। पहले इसमें थोड़ा लिखिए, यदि आपतन कोण आई
इसमें लिखिए यदि आपतन कोण I व अपवर्तन कोण R का मान अत्यंत छोटा हो, अत्यंत छोटा हो, तब साइन I लगभग का चिन्ह है, ये लगभग बेटा tan I के ये लगभग का चिन्ह है, व साइन R लगभग, लगभग का ये सिंबल है, चिन्ह है, ये लगभग अप्रॉक्स का चिन्ह है, लगभग का चिन्ह है tan R। यदि कोण छोटा हो जाए बेटा तो साइन उस छोटे का मान जितना होगा उतना tan का भी होगा। जैसे एग्जांपल दे रहे बेटा, अभी नोट कर लीजिएगा। आप बता सकते हो साइन जीरो का मान कितना है, साइन जीरो का मान 0 होता है, तो tan जीरो का मान बता सकते हो, tan जीरो का भी मान 0 होता है। क्या मतलब बेटा, साइन ये बहुत छोटा कोण है, 0 है, नहीं के बराबर है, तो साइन जीरो का मान 0 होता है, तो tan जीरो का भी मान 0 होगा। ठीक, साइन इतने का मान कोई पूछे, साइन 0.125 और tan 0.125 का मान क्या होगा। अगर साइन 0.125 का मान x है तो इसका भी मान x होगा। कैसे, ये बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा अगर होते हैं तो उस छोटे का मान जितना साइन में आता है उतना ही tan में भी आएगा। लेकिन बड़े मान के लिए, बड़े कोण के लिए, बड़े एंगल के लिए ये सत्य नहीं है। तो थोड़ा सा लिख लीजिए, परंतु बड़े कोण के लिए, बड़े कोण के लिए ये सत्य नहीं है, बड़े कोण के लिए ये सत्य नहीं है। जैसे साइन कह दिया जाए 90, साइन 90 का मान 1 होता है, तो क्या tan 90 का भी मान 1 होगा? नहीं, tan 90 का मान इनफाइनाइट, अनंत होता है। तो देख लीजिए, साइन 90 का मान 1 होता है और उसी में tan 90 का मान इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा हो गया, इससे बहुत ज्यादा। तो क्या मतलब, ये जो फार्मूला है बेटा केवल छोटे कोण के लिए है। अब बड़े कोण में जाओगे, बिग एंगल में जाओगे, तो ये कंडीशन नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती है। ये साइन I tan I का कंडीशन या साइन R या tan R का कंडीशन इक्वल तभी हो सकता है जब वह एंगल I और R अत्यंत छोटे हो। अगर ये बड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो ये कंडीशन सत्य नहीं है। जैसे साइन 90 का मान 1 है और tan 90 का मान इनफाइनाइट, अनंत है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर हो सकते हैं। तो बराबर कब हो सकते हैं बेटा? जब कोण बहुत छोटा हो। समझ गए होंगे। अब आगे लिखेंगे, अब यहां से समझिए, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन I बटे साइन R बराबर n2 बटे n1 बराबर n। ये कहता है, सिर्फ हम इसको लेकर चलेंगे बेटा, इसी की आवश्यकता है, इसी की आवश्यकता पड़ेगी। तो बोलिए, अभी हमने बताया है इफ I and R will be very small, बहुत छोटे होंगे तब, if I and R will be very small then tan I इक्वल लगभग साइन I के एंड
tan r किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? sin r के हो जाएगा। तो जहां बेटा sin i है वहां tan i रखेंगे, और जहां sin r है बेटा वहां tan r रखेंगे। तो sin i की जगह क्या रखेंगे बेटा? sin i की जगह क्या रखेंगे? tan i। तो ये बेटा आप लिखोगे tan i बटे क्या लिखोगे? sin r की जगह क्या लिखोगे बेटा? tan r लिखोगे। बराबर क्या बेटा? n2 बटे n1। तिर्यक गुणा करो या अभी रहने दो। तो यहां देखो अब लिख लिए होंगे। तो sin i देखो बेटा, sin i इन ट्रायंगल sin i देखो, sin i बराबर tan i बराबर यहां से देखो tan i बराबर लंब बटे आधार। सभी बच्चे देखे हैं tan i लंब ये होगा बेटा x, आधार आपका AC होगा AC। तो tan i बराबर लंब x आधार AC। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। बात याद करें, पढ़े होंगे मैथ में। tan थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे आधार। तो इस कोण के सामने की भुजा जो x है वह लंब कहलाएगी, ये जो भुजा है AC वह आधार कहलाएगी, और जो सबसे बड़ी भुजा ऐसे है वह कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनस कहलाती है। तो tan थीटा बराबर होता है बेटा, लिख दे रहे हैं आप जानते होंगे tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना बेटा? tan i की जगह x, और आधार कितना बेटा? AC। AC ऐसे लिखा, गहराई है बेटा, तो गहराई D और AC एक्चुअल डेप्थ। और tan r की जगह बोलो बच्चों, tan r यहां से लेना बेटा, यहां से tan r, तो लंब x हो जाएगा बेटा, और आधार AB हो जाएगा, और कर्ण ये हो जाएगा। ये जो डॉटेड लाइन वाला है बेटा tan r की जगह ये कर्ण हो जाएगा, x आपका लंब हो जाएगा, और AB आपका आधार हो जाएगा। तो tan r लेंगे तो लंब आपका x हो जाएगा, आधार क्या बेटा? ये आधार नहीं है, ये बड़ी भुजा है, कर्ण हो जाएगी। ये जो भुजा है AB वह आपका क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। ये गहराई है बेटा, तो गहराई D से लिखेंगे। ये कौन सी गहराई है? आभासी गहराई है। तो आभासी की अंग्रेजी लिखते होंगे एपरेंट, AP एपरेंट बराबर क्या लिखेंगे? n2 बटे n1। गहराई D लिखेंगे बेटा, ये AC एक्चुअल डेप्थ लिख देंगे। ये AB जो है आभासी गहराई है, आभासी की जो अंग्रेजी है इंग्लिश है वह एपरेंट है, तो AP लगा देंगे। और D का मतलब डेप्थ गहराई, और D का मतलब ये डेप्थ गहराई, AC का मतलब एक्चुअल वास्तविक रियल गहराई। इतना लिखे आप। अब आगे क्या है? अब इसके आगे क्या है बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो x से क्या होगा? कट जाएगा। कौन ऊपर जाएगा बेटा? इसमें कौन ऊपर जाएगा? DAP ऊपर गया बेटा, बटे क्या मिला? DAC मिला बेटा, और यहां पर क्या मिला? n2 बटे n1 मिला। ठीक, तो बताओ n2 बड़ा है कि n1 बड़ा है? n1 ये n1 आपका क्या है बेटा? n1 वाटर के लिए है बेटा, और n2 क्या है बेटा? एयर के लिए है। जिस मीडियम से प्रकाश जाता है वहां n1 मानेंगे, जिस मीडियम में जाता है प्रवेश करता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n2 मानेंगे बहादुरों। तो कौन बड़ा है? वाटर का बड़ा होगा कि एयर का बड़ा होगा? वाटर का बड़ा होगा, इसलिए n1 ग्रेटर देन n2, यानी ये बड़ा है और ये क्या बेटा? छोटा है। और हमने बताया था बड़ा और बटे छोटा भाग देंगे तो n लिखा जाएगा,
और छोटा आप बटे बड़ा लिखेंगे बेटा, बड़ा से भाग देंगे तो 1 से कम आएगा, उसको हम लिखेंगे 1 बटे n। बड़ा में छोटा से भाग देते हैं तो बड़ा आता है, 1 से क्या आता है, 1 से अधिक आता है, और छोटा में बड़ा से भाग देते हैं 1 से छोटा आता है। तो 1 से छोटा आता है बेटा तो उसको हम 1 बटे n लिखते हैं, और 1 से बड़ा आता है बेटा तो उसको हम n लिखेंगे। याद करें, ये बिग है, ये आपका क्या है, स्मॉल है ना बेटा। तो बड़ा में अगर हम छोटा से भाग करेंगे तो 1 से बड़ा आता है, 1 से बड़ा आएगा, 1 से अगर बड़ा आएगा तो उसको n लिखेंगे। अगर छोटा में बड़े से भाग देंगे, बड़ा से भाग देंगे, कोई भी बिना छोटा, जैसे छोटा 2 है, ये 4 है, 2 में 4 से भाग देंगे तो 1 से छोटा ही आएगा, और 1 से कोई छोटा चीज आती है तो उसको 1 बटे n लिखा जाता है, और 1 से बड़ा कोई चीज आता है तो उसको n लिखा जाता है। ठीक समझ गया होंगे। अब बोलो बेटा क्या होगा, 1 से छोटा होगा, लेस देन 1, तो लेस देन 1 आएगा बेटा तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1 बटे n। क्या लिखेंगे, 1 बटे। ठीक, फिर ये गुणा करो, इसलिए n DAP, D माने डेप्थ, AP माने एपरेंट, और इसका इसमें मल्टीप्लाई, DAC, D डेप्थ गहराई, AC का मतलब एक्चुअल डेप्थ, इसलिए DAP बराबर बताइए DAC बटे n। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसे न्यूमेरिकल आपके लगेंगे बेटा। हिंदी में आपका क्या होगा बेटा, ये आभासी गहराई, आभासी गहराई बराबर, ये एक्चुअल माने वास्तविक गहराई, डी माने डेप्थ गहराई, वास्तविक गहराई बटे क्या बेटा, बटे अपवर्तनांक। क्या है, अपवर्तनांक। ये फार्मूला डिराइव हो गया, प्रूफ हो गया, इससे न्यूमेरिकल भी लगेंगे, आप इसको नोट करें। अब नॉर्मल शिफ्ट क्या है, अविलंब विस्थापन क्या है, उसको आप समझ लें। अविलंब विस्थापन क्या है, जल्दी नोट करें, इंपॉर्टेंट फार्मूला मिटा दे रहे हैं। नॉर्मल शिफ्ट क्या है बेटा, ध्यान दीजिए इसके आगे, नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकलेगा, नॉर्मल शिफ्ट, शिफ्ट माने विस्थापित हो जाना, शिफ्ट माने विस्थापित हो जाना। वो सिक्का है कहां, सिक्का C पर है, लेकिन देखने पर क्या प्रतीत हो रहा है, B पर, कि B पर चला है, तो नॉर्मल शिफ्ट कौन हुआ, BC हुआ, CB हुआ चाहे BC। सिक्का है बॉटम पे, तली पर है, देखिए हमको ऊपर से देखने पर कहां नजर आ रहा है, यहां नजर आ रहा है, तो सिक्का कहां शिफ्ट हो गया है, यहीं पे, लेकिन हमें कहां शिफ्ट प्रतीत हो रहा है, तो सिक्का C पर है, लेकिन हमें B पर एहसास हो रहा, प्रतीत हो रहा, आभास हो रहा है, तो BC जो कहलाएगा, C से B जो कहलाएगा वही क्या है, BC, अच्छा है CB। इसी को क्या कहेंगे बेटा, नॉर्मल शिफ्ट कहेंगे, अविलंब विस्थापन कहेंगे। कि सिक्का C पर है, सिक्का C पर है, यानी बर्तन के तली पर है, लेकिन जब हम ऊपर से देखेंगे, देखिएगा कल प्रैक्टिकल करके घर पे, आज ही कल में देखिए कि सिक्का तली पे डाल दीजिए, पानी होना चाहिए, लेकिन देखेंगे जब ऊपर से नजर क्या आएगा कि सिक्का तली से कुछ ऊपर है, लेकिन सिक्का तली पर ही रहेगा, लेकिन हमें प्रतीत होगा कि सिक्का तली पर आ गए, तली से कुछ ऊपर है, तो तली से जितना कुछ ऊपर दिखाई दे रहा है उसी को हम कहेंगे नॉर्मल शिफ्ट, अविलंब विस्थापन कहेंगे, लेकिन सिक्का तली पर ही रहेगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह सिक्का तली से हमें कुछ ऊपर, तो जितना ऊपर दिखाई देगा, जितना ऊपर चला आया है वहीं पे, लेकिन जितना ऊपर हमें आभास हो रहा है उसी को हम कहेंगे नॉर्मल शिफ्ट।
तो सिक्का सी पर है लेकिन बी पर हमें प्रतीत हो रहा है, तो बीसी चाहे सीबी क्या कहलाएगा, नॉर्मल शिफ्ट। बीसी कैसे निकलेगा, बीसी नॉर्मल शिफ्ट, एन से नॉर्मल, एस से शिफ्ट, जिसका मान बीसी या सीबी है। तो एनएस नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकलेगा, एसी में से ये एबी घटा है, एसी में से एबी घटा दो, एबी जो है बताए थे, एबी क्या है, एबी एपी भी है, आभासी गहराई है। क्या है, आभासी गहराई। बोलिएगा, तो नॉर्मल शिफ्ट एसी माइनस इसका मान अभी आया है, आभासी गहराई का मान आया है, क्या आया बताएंगे, क्या आया, डी एसी है ना बेटा, तो एसी का मतलब ऐसे लिखेंगे, एसी है तो डी एसी लिखिएगा, डी एसी लिखिएगा। एबी का मतलब ये कौन सी गहराई है, आभासी गहराई। आभासी गहराई का फार्मूला है बताइए, डी ए पी बराबर डी ए सी अब बटे एन, डी ए पी बराबर डी ए सी, डी ए पी बराबर डी ए सी बटे एन, डी ए सी बटे एन आया था, यहां रखो बेटा, डी ए सी रख दो, मान रख दो यहां पे, डी ए सी बाई क्या कॉमन है बेटा, इसमें नॉर्मल शिफ्ट डी ए सी वास्तविक गहराई कॉमन है, और 1 माइनस 1 बटे, ये फार्मूला आ गया आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला, नोट कर ले। नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकला, आभासी गहराई कैसे निकली, ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रूफ नॉट अलाउड, ये प्रूफ नहीं आता है, केवल फार्मूला आपके कोर्स में, आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में केवल फार्मूला है, सूत्र है, इसका प्रमाण, ये प्रूफ आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। इसलिए केवल आप फार्मूला याद करेंगे कि नॉर्मल शिफ्ट का फार्मूला क्या है और आभासी गहराई बराबर क्या है, तो आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे नॉर्मल शिफ्ट, कितना वो शिफ्ट हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो ये कैसे निकलेगा, इस पूरे में से, इस पूरे डीएसी कर देंगे, डीएसी गहराई में से डीएबी आभासी गहराई, तो घटा देंगे, तो डीएसी का मतलब डीएसी लिखेगा, तो डीएसी, डी माने डेप्थ, एसी माने एक्चुअल गहराई, और डीएबी यहाँ एबी को एपी भी लिख सकते हैं, जो बी माने हैं यहाँ पी भी मान सकते हैं। पी का मतलब एपारेंट हो जाएगा, एपी एपारेंट हो जाएगा, एपारेंट गहराई, तो एपारेंट डी माने डेप्थ यहाँ पे, एपी माने एपारेंट, तो डी एपारेंट आभासी गहराई बराबर क्या आया बेटा, डी एक्चुअल वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। तो डी ए बी ये आभासी गहराई है, इसको हम आभासी गहराई बोलेंगे, तो आभासी गहराई का फार्मूला क्या आया है, तो आभासी डी ए पी बराबर आया है डी ए सी बटे एन, तो यहाँ पर डी ए बी की जगह, डी ए पी की जगह आप क्या रख देंगे, डी ए सी बटे एन, तो डी ए सी बटे एन, डी ए सी का 1 और आपका यहाँ 1, यहाँ 1 बाई एन, डी ए सी क्या है, वास्तविक गहराई, एन एस का मतलब नॉर्मल शिफ्ट, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। ये दो फार्मूले आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट जरूर बनाएंगे। तो इस प्रकार आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।